I just made it to 1,000 subscribers. That's what putting up a song requires. What's that you say? You don't believe me? I will show it to all of you tonight. हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को हमारे स्टेटस से पता चल गया होगा, यानी कह सकते हैं कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का जो आप लोग वीडियोस देखने के लिए आए हैं वो हमारा एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, इंडिया नेशनलिज्म जो हुआ, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैं 400 प्लस मार्क्स लाऊंगा। बस आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और अपने नोट्स पे लिखते जाइए। नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते, दूसरा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके हमारी इस बातों को रख लीजिए, या फिर तीसरा मैं ये कहूंगा कि आप इसे याद कर जाइए, या फिर मतलब ये कर सकते हैं कि आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर जाइए। यही मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। अब देखिए, हम लोग ये कहेंगे कि वीडियोस पे जब आ गए हैं तो पूरे लास्ट तक वीडियोस देखिएगा। वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, और वीडियो पे जब देखने के लिए आ गए हैं तो हमारे लिए एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं। उसी के साथ हम लोग अपने जो गंतव्य स्थान है, मतलब हमें जहां तक पहुंचना है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एसएसटी का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है, चाहे एक बुक में कितना भी चैप्टर क्यों ना। ऐसा मैं कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस टीचर, इसलिए मैं और बाकी कह सकते हैं सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि नहीं उस बुक को भी पढ़ाना चाहिए, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास 10 तक तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके बाद हमने सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या फिर कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है, तो 2 लाइन मोटिवेशन करते हैं, उसके साथ ही हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या फिर अपने गंतव्य स्थान पे चलेंगे। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इसी के साथ हम लोग आज भारत का राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट वादा है कि हमारी जो फुल चैप्टर होगी 25 to 35 मिनट के बीच में रहेगी। अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा, मतलब अनुमानतः इतने के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, आपको चैप्टर का नाम मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखिए पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, यानी यहाँ पे इस चीज के बारे में आपको जानना है, यानी कि भारत का राष्ट्रवाद का जो परिचय है उसको जानना है, यानी कि इंट्रोडक्शन जानना है। तो सबसे पहला मैंने इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट में लिखा है कि भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा है, भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ का को हटा दो क्योंकि का मिस्टेक से हो गया, भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है। आगे अगर दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक शक्तिशाली और विकासशील देश था। मतलब मेरे कहने का स्टूडेंट कि भारत का इतिहास है एक बहुत बड़ा इतिहास है, मतलब ये छोटा इतिहास नहीं बल्कि बहुत काफी बड़ा इतिहास है। फिर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी शासन से पहले यह एक शक्तिशाली और विकसित या फिर कह लीजिए विकासशील देश था। विकासशील करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये प्रगति करने वाला देश था, मतलब डेवलपमेंट की ओर अग्रसर था, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन होते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का शासन था। मतलब जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर कह सकते हैं आधिपत्य हुआ, मतलब उन लोगों ने हमारे ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, मतलब हमारे ऊपर कह सकते हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, हमारे देश के ऊपर आकर अटैक किया, रहने लगे। तो उस टाइम में किसका साम्राज्य था? तो आप कहेंगे कि गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का शासन था। इसके कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला वर्सेस
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मतलब जब ये युद्ध उन्होंने जीत लिया तो जीतने के बाद क्या क्या था, अब कहेंगे नहीं सर बंगाल पे तो जब सिराजुद्दौला हार भी गया, मतलब हार भी गया तो उसके दम कह सकते हैं कि उसके सेनापति को बनाया गया, बनाया बेशक गया था लेकिन वो था कैसा, कठपुतली था। अब कहें सर कठपुतली का मतलब क्या होता है, कठपुतली एक खिलौना होता है जो कि बच्चे लोग अपने कंट्रोल से खेलता है और उसको चलाता है। ठीक उसी तरीके से जो उस समय का कह सकते हैं बंगाल का नवाब बना वो भी अंग्रेजों का कठपुतली था। अंग्रेज उसको जैसे चाहती थी वैसे वो लोग नाचता रहता था। इसी के लिए मैंने कहा कि यहाँ से किसका शासन स्टार्ट हुआ, यहीं से अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ और बंगाल पे कब्जा हुआ। अब आते हैं जिससे कि ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया परंतु भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। आपको यहाँ पे पता नहीं चला होगा कि इसका मतलब मैंने क्या लिखा। अब देखिए जब बंगाल में ये युद्ध हो गया जब प्लासी का युद्ध हो गया 1757 की, तो उसके बाद अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा कर लिए। लेकिन मैंने ये भी बात लिखा हुआ है, फिलहाल की बात लिखा है कि परंतु अभी क्या है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है। अभी ये भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है। आगे अगर बढ़ते हैं अगली अगर चरण में चले तो हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है रॉयल एक्ट। अब ये देखेंगे कि रॉयल एक्ट था क्या। तो जो रॉयलेट एक्ट था 1919 में ये पारित हुआ था, मतलब ये कानून जो था 1919 में आया था। उसके बाद क्या है कि ये ऐसा कानून था जिससे भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अर्थात बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब है कि बिना या जो रॉयल एक्ट था 1919 में आया, इसका मेन पर्पस यही था कि किसी भी भारतीय पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सिर्फ अगर मेरे ऊपर किसी तरीके का अंग्रेजों का शंका हो जाता है तो मुझे 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे, चाहे मैं गलती किया हूं या ना किया हूं। तो शंका तो किसी के ऊपर हो सकती है, मुझे शंका तो आपके ऊपर भी हो सकती है, दूसरे के ऊपर भी हो सकती है। तो यही था, बिना किसी मतलब कर सकते हैं कि उसकी कोई जांच कार्रवाई नहीं होगी, आपको उठाएगा तड़ाक ले जाकर जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया। ठीक है, यह था हमारा रॉयल एक्ट। आगे अगर आएंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी शुरुआत जो थी 1914 ईस्वी में हुई। इस समय अंग्रेजों का शासन था, अर्थात जब युद्ध चल रहा था या फिर कह लीजिए जब प्रथम युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। इस वक्त भारत कर्जदार हो गया था। अब कर्जदार का मतलब समझिए, एक सोने की चिड़िया से भारत क्या हो गया, कर्जदार हो गया। कर्जदार के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये आप हैं, सपोज दैट आपके पास बहुत पैसा था लेकिन आपके ऊपर किसी ने आधिपत्य जमाया, आपको अपने कब्जे में कर लिया, आपका पैसा मारकर छीन लिया। आप अब इस व्यक्ति से क्या बोले कि भैया मुझे 1000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। ये जब आपको 500 रुपया दे दिया तो यहाँ पे आप इसके क्या हो गए, कर्जदार हो गए। 500 रुपया आप क्या हो गए, कर्जा में हो गए, दूसरे से लेना पड़ा। तो ऐसे ही भारत भी उस समय क्या हो गया था, कर्जदार हो गया, मतलब कर्ज में डूब गया, ऋण ले लिया। फिर सीमा शुल्क बढ़ाया गया। सीमा शुल्क का मतलब होता है बॉर्डर टैक्स बढ़ा दिया गया, यहीं से आयकर प्रारंभ किया गया। अब बात ये आती है कि आयकर होता क्या है, तो इनकम टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, आयकर। यहाँ पे देखिए मैं डिफाइन कर देता हूँ आयकर होता क्या है। आय का मतलब होता है आप जो कमाई करते हो और कर का मतलब होता है टैक्स, यानी आपकी कमाई पे क्या लगने लगा, टैक्स लगने लगा। अभी भी कमाई पे टैक्स लगता है। सरकार बोलती है कि अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि है तो आपसे वो कितना ले लेगी, 30,000 रुपए टैक्स के तौर पे ले लेगी। यानी अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपया रहेगा तो टैक्स के तौर पे आपसे कितना ले लेगी, 30,000 ले लेगी। यानी आपका जो इसमें पैसा, असली पैसा आपका जो है 70,000 रुपए है। तो कहां से स्टार्ट हुआ था ऐसा, तो ये हुआ था हमारा जब हमारा देश कर्जदार हो गया था, जिससे भारतीयों को समस्या का सामना करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा कानून आ जाएगा तो हमें किसी भी लोगों को तकलीफ ही होगी। कारण क्या है, मान लीजिए सपोज मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और 1 लाख रुपए में मेरे ऊपर टैक्स 30,000 का लग गया, यानी कि बिना कुछ किए हुए मेरे से 30,000 कट रहा है, पर मंथ कट रहा है, तो हुआ दिक्कत, तो यहाँ से दिक्कत होगी।
ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ है कि 1913 से लेकर 1919 के बीच वस्तुओं की कीमत क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई। अब देखिए दोगुनी का मतलब क्या होता है, दोगुनी का मतलब होता है कि यहाँ पे डबल हो गया पैसे की, जो जैसे मान लीजिए कोई सामान है, कोई भी वस्तु है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए उस टाइम में क्या हुआ, आलू 20 रुपए केजी मिल रहा, सपोज दैट युद्ध से पहले की बात करेंगे। सपोज दैट मानिए उस टाइम में क्या हो रहा था कि 20 रुपए केजी आलू मिल रहा था युद्ध से पहले, और युद्ध के बाद यही क्या होने लगा, अब 40 रुपए केजी मिलने लगा, हो गया ना, दाम में वृद्धि हो गई। और दाम में कितनी वृद्धि हुई, दोगुनी। दोगुनी का मतलब समझ गए होंगे, जो सामान पहले 10 रुपए का था वो 20 रुपया हो गया, जो सामान पहले 50 रुपया था वो अब 100 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, मुझे आशा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग या तो इसको लिख लेना, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये इसमें का जितना भी मैं लिखा रहा हूँ उतना आपके बोर्ड कॉपी से करेक्टली लड़ेगा, और आप ऐसे अगर लिखते हो तो आपको किसी भी चीज का आंसर देने में भी अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, कारण कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया, खराब हो गया, जिसके कारण खाद्य पदार्थ के भारी अभाव पैदा हो गया। अब देखिए भारी अभाव पैदा होने का मतलब क्या होता है, भारी अभाव कहने का मतलब होता है बाबू कि जैसे खाने की कोई चीज थी उसकी कमी हो गई, अब आपको खाने के लिए ही ना मिले तो वही आपका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। मतलब किसी सब्सटेंस किसी भी चीज की लेस हो जाए, अनटेस्टिलिटी या फिर कर सकते हैं मतलब उसकी लेजिलिटी हो जाए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज का क्या हो गया, हमारे ऊपर कमी आने लगी, कमी महसूस होने लगी। तो वही यहाँ भी खाने की कमी महसूस होने लगी। लेकिन अभी भी देखिए भारत में एक चीज कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति कमजोर होता है तो कमजोरियां उसको और घेरने लगती हैं। यानी एक व्यक्ति है अगर कहीं से एक जगह से वीक हो गया तो उसको और देखेंगे, जैसे मान लीजिए गरीब कोई निम्न तबके का परिवार से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके ऊपर अगर घर में कोई एक बीमार है अगला भी बीमार पड़ जाता है, वो बीमार है फिर तीसरा बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे ये चलता रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पे दो चीज से जूझ रही है, एक तो विश्व युद्ध से जूझ रहा, दूसरा कहां से जूझ रहा है, तो यहाँ पे ये फसलें भी खराब हो गई। अभी मैं तीसरी दिखाता हूँ। तीसरी, इसी समय फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी। फ्लू नामक बीमारी होता क्या है, तो उस टाइम में चूहे से बीमारी होती थी, जैसे अभी आप लोग कोरोना के लिए जाने, ठीक वही बीमारी मान लीजिए सपोज दैट वो भी थी। अब ये मत कहिएगा सब क्या कोरोना के जैसा थी, कोरोना के जैसा ही थी, मतलब एक दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलती थी, लेकिन कोरोना के जैसा नहीं थी। अब उस बीमारी का नाम फ्लू है, इसका कोरोना था, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, लेकिन उस टाइम में भी ये मास्क का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1921 के जनगणना के अनुसार महामारी में 120 से 130 करोड़ लोग मारे गए। अब सोचिए इतनी आबादी हमारी मारी गई। एक तो पहले उस समय जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, और 1921 का ये रिकॉर्ड है कि उसमें 120 से 130 करोड़ लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो लोग थे उन्हें आशा बना हुआ था, एक कह सकते हैं कि मतलब उनको आभा लगा हुआ था। आभा का मतलब होता है आशा लगा हुआ था कि ये जो युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा और सब चीज ठीक हो जाएगा। फिर अगर आगे चलो तो यहाँ पे आता है हमारा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि सत्याग्रह को या तो परिभाषित करो, नहीं तो सत्याग्रह का मतलब बताओ। तो सत्याग्रह को चाहे आप परिभाषित करना चाहे मतलब बताना, दोनों एक ही चीज होता है। तो सत्याग्रह के विचार में, जो सत्याग्रह है उसके विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब जो सत्य चीज है उसी पे आग्रह किया जा सकता है, या फिर मतलब कह सकते हैं खोज किया जा सकता है, या फिर जोर दिया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी कि इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, सच्चा का मतलब ट्रुथ है, तो यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में या फिर संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रुओं की चेतना को झिझकोरना होगा या फिर झिझकोरना होगा। अब सत्याग्रह का मतलब जाना। अगर सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पे अगर तुम अडिग हो, तो चाहे तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, तुम किसी को मारो या ना मारो, लेकिन वो आपका परिणाम अच्छा होगा। यही मेन हमारा सत्याग्रह का मतलब होता है। आगे चलो, असहयोग आंदोलन।
गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज उनकी एक पुस्तक है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने यहाँ तक लिखा हुआ है, देखिए कहा जाता है व्यक्ति जब खुद अपनी कोई चीज लिखता है तो वो अपनी गलतियों को छुपा कर लिखता है। लेकिन अगर आप हिंद स्वराज को पढ़ने जाएंगे तो हिंद स्वराज पुस्तक है गांधी जी की, एक्सपेरिमेंट ऑफ शायद लाइफ करके ऐसे नाम है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, ट्रूथ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ है, तो अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि गांधी जी को एक चीजों का, एक छोटी सी चीज का मतलब लत लगा हुआ था, वो खराब चीज का, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज का भी जिक्र किया है। जैसे शायद हमको लगता है कि वो धूम्रपान वगैरह करते थे, मतलब जैसे कि हम लोगों के गाँव में मिलता है बीड़ी वगैरह पीते थे, लेकिन उसका भी जिक्र उन्होंने किया। जबकि अगर वो चाहे तो उतने बड़े इंसान थे कि उसको छिपा सकते थे, या फिर उनके बारे में कोई दूसरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ। तो हिंद स्वराज जो 1909 में उन्होंने लिखा, उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। मतलब इस पुस्तक में उन्होंने कहा हुआ था कि जो अंग्रेजी शासन है वो किसके सहयोग से है? ब्रिटिश जो भारतीय है उन्हीं के सहयोग से। हकीकत बात है, सिराजुद्दौला का अगर सेनापति उस टाइम मिलता नहीं, वहीं से अंग्रेज का सफाया हो जाता। लेकिन कैसे नहीं मिलेगा, उसको तो नवाब बनना था। भारत में एक चीज का बहुत होड़ रहता है, कुर्सी का। कुछ भी हो, जैसे हमारे स्टेट में बिहार में गुप्तेश्वर नाथ पांडे जी थे, माननीय हमारे पूर्व डीजीपी थे, यानी डीजीपी से उनको विधायकी लड़ने के लिए बहुत बेचैनी था, छोड़कर उन्होंने डीजीपी का पदभार छोड़कर वो विधायकी लड़ने के लिए आ गए। ना विधायकी मिला, ना डीजीपी का प्रभार मिला, दोनों चला गया। तो ये सत्ता की जो होड़ रहती है ना, उसमें मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए ऐसा ना करो, थोड़ा सोचा समझा करो, फिर आगे चलो। और इसी के कारण चल भी रहा था। मतलब गांधी जी ने यह भी कहा था कि भारतीय जो सहयोग है, इसी के कारण ये स्थापित भी हुआ और अभी भी ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, यानी चल भी रहा है। अगर भारत के लोग सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगी। मतलब गांधी जी ने बहुत बड़ी बात हिंद स्वराज में कही। गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत अपना सहयोग वापस ले ले, मतलब कह सकते हैं कि अपनी सहयोग जो दे रहे हैं अंग्रेजों को वापस कर ले, तो 1 साल के भीतर अंग्रेज क्या होंगे, यहाँ से भाग जाएंगे या फिर इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए, मिलेंगे हम लोग। इसको थोड़ा इरेज कर ले। अगले समय मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो हमने फिर से नेक्स्ट स्लाइड लेकर आ गया है और इसको हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हैं हमने खिलाफत आंदोलन, यानी इस स्लाइड में सबसे पहले हमारी जो मुलाकात हो रही है खिलाफत की आंदोलन से हो रही है। मतलब हम लोग खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा या फिर खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वघात के रूप में समझते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें से देखिए आपको खास बात जानने की क्या बात है, तो एक चीज है कि खिलाफत आंदोलन यानी जो खिलाफत था वो शुरू कब हुआ था, तो आपको बस याद रखना 1920 में, क्योंकि ये एमसीक्यू में सवाल पिछली बार आया हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉयल एक्ट के विरुद्ध में पंजाब के अमृतसर जिले में की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। मतलब आपको पता होगा कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम में जो सैनिक का नियंत्रण करने वाला था जनरल डायर था। और ये भी बता दो, इतिहास के दुनिया में 2 लोगों को जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, एक हमारे जनरल डायर और एक मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एक याद रखना जनरल डायर था, हाँ जनरल डायर। आगे चलो, आगे मैंने लिखा हुआ है फिर से कि 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अर्थात कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता था, मतलब एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये मना किया गया था कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, ये जनता को, जिसकी बात की जानकारी जनता को नहीं पता था। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार के नीति का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन का मतलब ये लोग इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 विदेशी कहने का मतलब है गोरे सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थे जनता पे गोलियां चलवा दी। मतलब उसने कह दिया अटैक,
और सभी जितने भी सैनिक थे सभी ने क्या किया, गोलियां चलाने लगे। यह 10 मिनट तक चला, यानी 10 मिनट तक लगातार गोली की और सारे सैनिक, और उसमें हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। मतलब 1000 लोग तो मर गए, हजारों से ज्यादा तो मर गए, असंख्य लोग क्या हो गए, घायल भी हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी हत्या को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन कौन सा पर्व था, बैसाखी का पर्व था। आगे आ जाए, अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर उन लोगों का अधिकार था। अब प्रश्न ये उठता है, उन लोगों का मैंने क्यों लिखा? उन लोगों का कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का उस पर नियंत्रण था। वह नमक पर बहुत अधिक कर लगाते थे। कर का मतलब होता है टैक्स लगाते थे। जैसे सामानों पे टैक्स लगता है ना, उसी तरीके से नमक पर भी ये लोग क्या करते थे, टैक्स लगाते थे। इसके कारण नमक महंगी बिकती थी। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज पे टैक्स लगा दो वो महंगी हो जाएगी, ऑटोमेटिक चीज है। किसी भी चीज को ले लो वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। गांधी जी के नजरिए से नमक सबके भोजन की जरूरत है। अरे भैया, गांधी जी के नजरिया तो छोड़ो, तुम लोगों के नजरिए से लगता होगा कि नमक सबके लिए जरूरी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो। अगर नमक नहीं रहेगा तो खाना कैसे खाएगा? आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है। इसके लिए गांधी जी ने गुजरात के दांडी नामक तट पर नमक उत्पादित कर नमक कानून तोड़ा। मतलब अगर बात ये आती है कि नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था, दांडी के तट, गुजरात में दांडी नामक तट के तरफ, वहां पे गांधी जी ने नमक का उत्पादन किया और करके अंग्रेजों का क्या किया, नमक कानून पे जो कर था उसको खंडित कर दिया, अर्थात तोड़ दिया। और इसी के लिए नमक सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम बताओ। नमक सत्याग्रह होगा, नमक सत्याग्रह होगा। अगला हमने लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौता का प्रावधान। अब सबसे मुख्य बात ये याद रखना कि गांधी इरविन समझौता क्या था या फिर इनका प्रावधान क्या था। तो आ जाओ इसको भी पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। याद रखना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इनका प्रावधान निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैंने नंबर 1 लिखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। मतलब जो वायसराय था, इरविन था, उसने पहला अपना शर्त रखा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, अर्थात उसको बंद कर दिया जाएगा। पहला ये था। दूसरा था कि सरकार अध्यादेशों और मुकदमों को वापस ले लेगी, अर्थात जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस वगैरह था उसको सरकार क्या करेगी, वापस ले लेगी, ठीक है। आगे आ जाओ, शराब, अफीम वो विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो शराब के, जो अफीम के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कसरत धरना वगैरह देता था, तब वो लोग क्या करते थे, उन्हें उठाकर जेल में डाल देते थे। तो ये उसने कहा दिया कि भाई वहां पे कोई भी व्यक्ति उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, ठीक। फिर आता है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में हमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी जो विदेशी वस्तुएं हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल बात यानी कह सकते राजनीतिक बात नहीं होगी। जैसे किसी भी प्रकार का राजनीतिक बात चलता है ना, अभी हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक। यही चीज हम लोग को बताया गया है यहाँ पे। फिर कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निरपेक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। अब देखो, त्याग देने का मतलब क्या होता है? त्याग देने का मतलब होता है छोड़ देना। यानी कांग्रेस जो पुलिस की मांग, जो अत्याचार था, यानी जो पुलिसों का अत्याचार था कि किसी को डंडे मार देना, किसी को कुछ कर देना, तो उसने कहा कि इस भी जांच को, मतलब जो जांच मांग रहे हैं निरपेक्ष, उसको बंद कर देंगे। 1 मिनट का और क्लास है, नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का, यानी अध्याय 2 का। सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। अब संयुक्त संघर्ष क्या होता है? तो आप आपसे किसी भी तरीके का जो मतलब बर्ताव करते हैं ना, वही आपका आपसे संयुक्त संघर्ष होता है, ठीक है। इतिहास और साहित्य, लोक कथाओं और गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। अर्थात इसका मतलब ये है स्टूडेंट
कि जो हम लोग चित्र बनाए, मतलब पहले की बात हो रही है, चित्र बनाए, कहानियां लिखे, मतलब कर सकते कविताएं लिखे, वो सभी देश के राष्ट्रवाद के ऊपर ही थी, मतलब अलग से किसी प्रकार का नहीं था। ये हमारा था एसएसटी यानी सोशल साइंस हिस्ट्री एनसीईआरटी न्यू बुक के तहत स्टूडेंट। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। एक छोटी सी मुझे लाइक जरूर दे देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।